In the previous class, students, we studied about the crystal field theory basic assumptions on which the theory has been explained. आज हम crystal field theory को एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उस बॉन्डिंग को, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर को, कॉम्प्लेक्सेस के कलर को कैसे एक्सप्लेन करती है. एंड देयर इज अनदर टर्म दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस टुडे विच इज कॉल्ड एज, एक नया टर्म है, आपको बुक्स में दिखेगा, CFSE, द फुल फॉर्म. आपको अपना CBSE जैसा लग रहा होगा ये. इट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. मतलब वो एनर्जी जो एक क्रिस्टल की लिगैंड और मेटल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्टेबलाइज कैसे करती है, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट. ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है मेंस के हिसाब से, नीट के हिसाब से. बहुत सारे MCQs इस चैप्टर के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना है और कैसे अप्लाई करते हो देखना है. So we start with the basic introduction कि हम अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस को CFT के अकॉर्डिंग देखने वाले. ओके, so for that we need to learn something about the d orbitals of the central metal atom. Now how many d orbitals are there? 5. We'll draw them. One is dxy. What does the name suggest? That if this is the x-axis and this is the y-axis, then dxy will be situated with its all 4 lobes between x and y coordinate axis, like this. There are 4 lobes. एक d ऑर्बिटल के 4 lobes होते हैं. तो जब हम कहते हैं कि उस ऑर्बिटल का नाम dxy है, इसका मतलब उसके जो 4 लोब है वो x और y एक्सिस के बीच में आते हैं. When we say it is dyz, the name itself suggests, अब अगर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, तो अब हमारे लिए कंसर्न्ड ये दोनों हैं. दिस आई मेक डैश. वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द x एक्सिस. ओके, वी आर कंसर्न्ड विद y एंड z. अब y और z के बीच में आएंगे 4 लोब्स, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. x is not concerned. Now it is lying between y and z axis. When you say dxz, अब मैं क्या करती हूँ कि टू मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड, इसको x बोल देते हैं और इसको z. यू नो देयर इज नो डिफरेंस, दे हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आई एम जस्ट नॉट ड्रॉइंग y so that you get less confused. So all 4 lobes of this lie between x and z axis, like this. इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं. You'll see in books made like this. आप अगर dyz को किताब में देखो तो कैसा बनाया होता है. dyz is made like this is y axis, this is z axis and the 4 lobes lie between y and z axis. मतलब डायग्राम वही है, आप सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम बदलते जा रहे हो. ओके, these are the 3 those orbitals which lie in between the coordinate axis, but there are 2 such orbitals, d orbitals, which lie on the coordinate axis. One is dx square minus y square. Let's make it. तो हम पहले एक x और y एक्सिस बना लेंगे. आपने सब 11th में किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर आपको याद हो. ये x एक्सिस है, सपोज ये y एक्सिस है. अब इसके लोब्स x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर है, इन बिटवीन नहीं, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. Then this kind of is called dx square minus y square. There is also one dz square. dz square वाला जो ऑर्बिटल है वो अगर ये z axis है, if this is the z axis, this is the x axis and this is the y axis, it lies on z axis with its 2 lobes and there is a circular symmetry about rest of the 3 axis, all of the 3 axis. ये dz square है. एक सर्क्यूलर सिमेट्री है जो पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस तीनों पे है और z एक्सिस पे 2 लोब है. वी कॉल दिस वन एज dz स्क्वायर. ये 5 हमारे ऑर्बिटल्स हैं. इनको ध्यान से इनके ओरिएंटेशन को समझ लो. दीज आर लाइंग in between the coordinate axis and these 2 are lying on the coordinate axis. Now there is a class of chemistry or there is a section of chemistry which was initially there some 15 years back. It was part of 12th class
टॉपिक्स, बट अभी नहीं है वो आपके कोर्स में, जिसको हम कहते थे सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री एलिमेंट्स का एक चैप्टर था। सो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री एलिमेंट्स नोमेनक्लेचर, ये जो 3 एक्सिस हैं which are lying in between the axis, they are given a name T to G। ये जो सिंबल्स हैं T और G और 2, ये अभी मैं आपको इसलिए इनका मीनिंग नहीं बता सकती क्योंकि हमने सिमेट्री केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है 12th में। So these are based on the symmetry terms, okay? सिमेट्री के हिसाब से ये नाम है, बट फॉर द टाइमिंग यू कैन लर्न इन तीनों के कलेक्शन को। ये दिस ग्रुप ऑफ दीज 3d ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड T to G and group of these 2 orbitals is referred to as EG। आगे ये सब टर्म्स यूज होंगे इसलिए ध्यान से समझ लो। जो 3 एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उन d ऑर्बिटल्स के लिए हम एक सिंगल नेम यूज कर रहे हैं T to G, और जो ऑन द एक्सिस है उनके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं EG। कीप दिस इन माइंड एज वी गो फर्दर, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि सपोज एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यू नो इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, then around central metal line the 6 ligand get oriented along the corners of a regular octahedron। मतलब अगर हम कंसीडर करें ML6 तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप होगा जिसमें ये मेटल है, ये लिगैंड्स के, यू नो दीज आर कॉल्ड द इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं L L L एंड L, और ये वाले जो हैं ये एक्सियल पोजीशंस। तो ये 6 पोजीशंस हैं जहां पे लिगैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो according to crystal field theory, you imagine these ligands are point negative charges and they start approaching the central metal ion along these directions। They approach central metal ion along the octahedral positions at 90 degree to each other। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेटल के अंदर के जो d ऑर्बिटल्स है वो 2 टाइप के हैं। उनमें से जो EG सेट है, whichever is EG set, we just have drawn, you can refer। EG सेट कौन था dx square minus y square and dz square, इसको हम EG सेट बोलते हैं। ये जो EG सेट के 2 d ऑर्बिटल है, they are present on the coordinate axis, so they are mutually perpendicular to each other। वो x, y और z एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। Now just look at these position। Now isn't this one of the coordinate axis? अगर आप इसको कंसीडर कर लो, कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, कंसीडर दिस टू बी x एक्सिस, कंसीडर दिस टू बी y एक्सिस एंड कंसीडर दिस टू बी z एक्सिस। हो सकता है क्योंकि ये तीनों पोजीशन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एट 90 डिग्री। ये स्क्वायर प्लेनर शेप है। इन अ स्क्वायर दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस and this one is going through that square plane, so perpendicular to it, so it is perpendicular to both of them। तो मतलब जो आपके octahedral के ये positions हैं, these are all mutually perpendicular to each other, they lie on the coordinate axis। तो एक negatively charged ligand जब इन positions के ऊपर approach करता है, you can imagine it is carrying negative charge। तो जो d ऑर्बिटल है मेटल का, उसमें जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इट विल रिपेल दोज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल रिपेल दोज d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो रिपल्शन है d ऑर्बिटल्स के लिए, वो किन ऑर्बिटल्स के लिए ज्यादा होगा और किन के लिए कम होगा? जिनके साथ लिगैंड डायरेक्टली कोइंसाइड करने वाला है, मतलब EG सेट, EG से डायरेक्टली करेगा क्योंकि मेटल के d ऑर्बिटल भी x, y और z एक्सिस पे प्रेजेंट है, ये दोनों। इनके साथ लिगैंड डायरेक्टली अफेक्ट होंगे, इसलिए ये ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जो T2G सेट है, T2G सेट मतलब dxy, dyz एंड dxz, ये जो 3 ऑर्बिटल्स है जो ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनके साथ लिगैंड डायरेक्टली
कोइंसाइड नहीं होगा तो वहां रिपल्शन कम होगा. You know, you have studied in chemical bonding, you have studied in atomic structure, you study this in physics in quite detail. Any kind of repulsion increases the potential energy of the system. जहां किसी सिस्टम में कुछ रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होते हैं वहां सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है. ओके, तो अब क्या होगा कि अगर हम कहें ये मेटल के 5 d ऑर्बिटल्स है, ये है डीजेनरेट सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स. अब ये वर्ड हमने लास्ट टाइम अच्छे से समझ लिया था. डीजेनरेट सेट क्या होता है? Degenerate set of orbitals means that set of orbitals where all orbitals possess same energy. So this is the 5d orbitals. ये है सेंट्रल मेटल आयन के 5d ऑर्बिटल. ठीक है, अब ये पांचों जैसे ही लिगैंड के फील्ड में आते हैं, मतलब पहले तो मेटल अकेला है, कोई कॉम्प्लेक्स में नहीं है, जैसे ही लिगैंड्स अप्रोच करना शुरू करते हैं ये पूरे 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी, एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाती. दे ऑल गो टू अ हाई एनर्जी state. This is in general true. This is central metal ion without complex and it is central metal ion in ligand field. तो जैसे ही वो ligand field में जाता है, in general the energy of the system increases. Quite easy to understand. Repulsive, देखो metal के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ligand के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है. तो जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग चीज पास आती है, सो इट इज नॉट इजी, देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो वो स्लाइट इंक्रीज इन एनर्जी यहाँ भी होगा. अब क्या होता है, जैसे ही लिगैंड बहुत पास आते हैं मेटल के, देन दीज डी विच आर सपोज टू बी डीजेनरेट स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. The one which experience more repulsion and the one which experience less repulsion. Repulsion दोनों experience कर रहे हैं, मतलब जो repulsive forces है वो T2G सेट के लिए भी है और EG सेट के लिए भी है. लेकिन EG सेट क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्रेजेंट है, वो लिगैंड के अप्रोच के रिपल्शन को ज्यादा स्ट्रांगली ऑब्जर्व करेगा, सो इट्स एनर्जी विल इंक्रीज. Whereas जो T2G सेट है उसका एनर्जी कम होगा क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्सेस उतने एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. तो ये आपका T2G सेट है और ये आपका EG सेट है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ. ओके, सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो हमने कल पढ़ा था कि d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. नाउ ये दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप है. दिस एनर्जी गैप इज डिनोटेड बाय डेल्टा O. डेल्टा इज द डिफरेंस इन एनर्जी एंड O इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्ट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये किस कारण से हुई है? द लिगैंड्स आर ओरिएंटेड इन द ऑक्ट्राहेड्रल फील्ड एंड देयरफॉर दिस स्प्लिटिंग इज हैपनिंग एंड देयरफॉर वी राइट द सिंबल डेल्टा O. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग दिखाएंगे तब ये O की जगह S और T ऐसे सिंबल्स आ जाएंगे. सो रिमेंबर, wherever you see that it is delta O, it means it is due to octahedral field the splitting has happened. So this is what is called as d orbital splitting. Okay, now there is something called as numerical value to this splitting energy also. मतलब ये जस्ट ऐसे कोई वर्बल से चीज नहीं है कि उसकी बढ़ जाती है उसकी कम हो जाती है. ओके, ऑन एन एवरेज जो भी एनर्जी है स्टार्टिंग में डी ऑर्बिटल्स की वही रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है. कुछ हाई एनर्जीज में जा रहे हैं तो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स गोइंग इनटू लो एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सो इफ इट इज गेनिंग हाई एनर्जी देन दिस मस्ट गेन लो एनर्जी so that average remains the same. So this is going to high energy state and this is going to low energy state and there is an energy gap. बहुत कम gap होता है, ये ज्यादा नहीं होता, कम है. Most of the time it lies in the visible region of spectrum and therefore we studied the last rule yesterday in CFT, last assumption, इसलिए most of the complexes are supposed to be colored. Okay, now we see the numerical aspect of this splitting. Okay, and we'll go for the crystal field stabilization energy. वो क्या होता है? Now see,
ये जो एवरेज एनर्जी है यहाँ पे, ये एवरेज है इन सब की। अगर ये एवरेज पॉइंट है तो इसके ऊपर का एनर्जी और इसके नीचे का एनर्जी, ओके। नाउ इफ वी कंसीडर दिस पॉइंट टू हैव जीरो एनर्जी, एवरेज इज सपोज जीरो, बिकॉज जीरो से कुछ ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहा है, और जीरो से कुछ नीचे आ रहा है मतलब नेगेटिव साइड में आ रहा है। We assuming this average to have a zero energy, normal मतलब जीरो होती नहीं है, but to find upper and lower values we consider that normal value to be suppose zero, okay. So the rule says that the above values which are lying above it, okay, they are 0.6 times delta O, and the lower values are 0.4 times delta O, but they are negative. जो नीचे आ रही हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स की विच इज नेगेटिव 0.40, और जो ऊपर जा रही है वो है पॉजिटिव 0.6 डेल्टा ओ, ओके। अब ये बहुत आर्बिट्री वैल्यूज नहीं है जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, दे आर नॉट जस्ट कि ऐसे ही लिख दी हमने, ये ऐसे ही नहीं लिखी है। ये जो 0.6 है दिस एक्चुअली इज कमिंग कि ये जो 5 है इनमें से 3 आउट ऑफ 5 आर गोइंग डाउन, तो उनका जो एनर्जी लिबरेट होगा वो यहां ऐड हो रहा। 3 आउट ऑफ 5 दिस इज 0.6, ठीक है। और ये जो ऊपर दो आए हैं 2 आउट ऑफ 5, वो जो ऊपर जा रहे हैं उनका एनर्जी ये लोग लूज कर रहे हैं, तो 2 आउट ऑफ 5 इज 0.4, वो यहां पे दिख रहा है। सो यहाँ के 3 यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और यहाँ के 2 यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, टोटल आर 5। सो 3 आउट ऑफ 5 एंड 2 आउट ऑफ 5, their values we are writing there. This is increased by 0.6 times delta O, and this is decreased minus 0.4 times delta O, okay. आप ऐसे भी लिख सकते हो, this is 3/5 delta O and this is 2/5 delta O. That is the difference in energy. ये नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, और वो पॉजिटिव है क्योंकि वो एनर्जी बढ़ रही है, ओके। ऑन एन एवरेज ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों के वैल्यूज को जोड़ो तो ऑन एन एवरेज ये 0 आना चाहिए। तो क्या ये 0 आता है क्या? विल दिस कम 0? सो लेट अस सी, देयर आर 2 ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स और उनका एनर्जी 3/5 डेल्टा O, ठीक है, प्लस नेगेटिव 3 ऑर्बिटल्स और उनका एनर्जी 2/5 डेल्टा O। तो जस्ट ऐड करो और देखो ये 0 आ रहा है क्या? दिस विल बिकम 6/5 डेल्टा O, this also will become 6/5 delta O, but this is positive and this is negative and the average will come 0। मतलब एवरेज 0 होने का क्या मतलब है कि इंक्रीज जितनी एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हुई है उन्होंने जो लूज की वो इसने गेन की और इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। सो दिस इज व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देयर आर सम, as far as boards are concerned, this much knowledge is just sufficient, but there's something extra when you go for some mains exam या कोई important competitive exam, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। Now the next part to be studied before we explain the structure of coordination number 6 octahedral complexes, we should know about spectrochemical series. Now what actually is spectrochemical series? Spectrochemical series is arrangement of ligands in the increasing order of their ligand field strength। मतलब हर ligand की एक negative field strength होती है, तो अगर हम लिगैंड्स को लीस्ट लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ थे हाईएस्ट लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करें तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक्चुअली ये वो सीरीज है जिसमें पहले आयोडाइड आ रहा है, फिर ब्रोमाइड आ रहा है, सब लिगैंड्स हैं। देन वी हैव सॉरी इट इज थायोसाइनेट, देन क्लोराइड, देन सल्फाइड, इस पे चार्ज लगा देते, क्लोरिडो है, क्लोराइड, सल्फाइड, देन फ्लोराइड, देन हाइड्रोक्साइड, देन ऑक्सलेट। OX आपको पता है हम ऑक्सलेट के लिए लिखते हैं। देन वाटर इज ऑल्सो अ लिगैंड, देन कम्स वाटर से ज्यादा थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ओके। दिस इज
thiocyanate, this is isothiocyanate. Then we have here EDTA, then amine, then ethylene diamine, NO2, and then we have C-cyanide and कार्बन मोनोक्साइड कार्बोनिल. तो आपको ये देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि लिगैंड्स में सबसे वीकेस्ट लिगैंड आयोडाइड है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है कार्बोनिल लिगैंड. अब वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क क्या है? वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क ये है कि जब एक आयोडाइड लिगैंड किसी मेटल को अप्रोच करेगा तो वो जो उसके डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग है वो कम एनर्जी का होगा. द गैप ऑफ एनर्जी विल बी लेस. But if a carbon monoxide or carbonyl kind of ligand, when it approaches the central metal ion, the splitting energy is more. So crystal field splitting energy का order है ये. When ligands are arranged in the increasing order of their crystal field splitting energy or crystal field stabilization energy, this sequence is called as स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने वाटर यहाँ क्यों लिखा है, लाइन से क्यों नहीं सब लिखे. एक्चुअली वाटर इज द डिवाइडिंग लाइन. डिवाइडिंग लाइन है वो, मतलब पानी के ऊपर के सब लिगैंड्स को हम इन जनरल कहते हैं वीक फील्ड लिगैंड. ये जो पानी से ऊपर हमने लिखे हैं ये सब वीक फील्ड लिगैंड है. मतलब वो जो स्प्लिटिंग करेंगे वो बहुत कम होगी, थोड़ा सा ही डिफरेंस. मतलब ये अगर 5 डी ऑर्बिटल्स हैं तो इनका जो स्प्लिटिंग का जो एनर्जी डिफरेंस है वो वीक फील्ड लिगैंड्स के केस में कम होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में वो डिफरेंस ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी का ज्यादा होगा. मतलब वो जो ईजी सेट ऊपर आ रहा था और T2G नीचे आ रहा था, यहाँ भी Eg ऊपर आएगा, T2G नीचे ही आएगा, लेकिन ये जो गैप एनर्जी का है वो वीक फील्ड के केस में छोटा होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में बड़ा होगा. और ये जो पानी के बाद आ रहे हैं ये सब होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स. ओके, नाउ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है और जो ऊपर वाले हैं वो वीक फील्ड लिगैंड्स है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें जो वाटर है, फिर अगर वाटर पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम पानी को कौन सा लिगैंड मानेंगे? वाटर इज इटसेल्फ अ वीक फील्ड लिगैंड. मतलब वाटर और वाटर के पहले के सब वीक और वाटर के बाद के सब स्ट्रॉन्ग. तो समटाइम्स एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि ये वीक है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो डिसीजन लेना पड़ता है, आपको आगे समझ में आएगा. इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे डी ऑर्बिटल के सेंट्रल मेटल आयन के या नहीं होंगे, ये डिसाइड करने के लिए वी शुड हैव एन आइडिया इन आवर माइंड whether the ligand is strong field or it is weak field. So for to take that decision we should know and learn these positions. So it becomes sometimes difficult to learn the position. So for that we have created certain shortcuts. कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक जैसा है, अगर आप चाहो तो उससे याद रख सकते हो तो आपको मुश्किल नहीं होगी. जैसे इस लाइन को मैं एक बार पढ़ के बता रही हूँ आपको, हम कैसे याद रख लेते थे स्कूल में जैसे कॉलेज में. तो ये आईब्रो स्किन क्लीन सरफेस हो, ठीक है. आईब्रो, आई फॉर आयोडीन, ब्रो फॉर ब्रोमीन, आईब्रो स्किन क्लीन सरफेस हो, मतलब OH को एक्चुअल में उल्टा पढ़ रही हूं, हो तो ऑक्स को पानी पिलाओ. ये हमारे लिए एक सेंटेंस हमारे टीचर ने क्रिएट किया था. आप अपनी तरफ से भी कोई क्रिएट कर सकते हो, बट ये बना हुआ सेंटेंस है, इसको आप लर्न कर सकते हो. फिर से ये वाला वीडियो का पार्ट रिपीट करके सुन लेना. आई सेड आईब्रो स्किन क्लीन सरफेस हो तो ऑक्स को पानी पिलाओ. मतलब यहाँ आप पानी तक पूरा आपने एक सीक्वेंस कर लिया, ये भी एक लिगैंड्स हो गए. ऐसा ही एक सेंटेंस हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के लिए याद कर लेते, तो हमें कभी भी सीक्वेंस याद करनी है. मतलब कंपैरेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि एक HCN है और एक फ्लोराइड है, सो विच इज स्ट्रॉन्गर. मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा कि आपको HCN और फ्लोराइड का पोजीशन याद आना चाहिए. फॉर दैट यू नीड टू राइट डाउन दिस सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मूला. ठीक है, ऐसे आप इसका क्या सेंटेंस हो सकता है, देखो इसका सेंटेंस ऐसा हो सकता है मतलब ये जो हमारा NCS है, दिस इज आइसोथियोसाइनेट. ओके, तो इसको हम इसका भी एक सेंटेंस बना सकते हैं
जिसके ऊपर से आप इसको क्रिएट कर सको, इसका भी कोई सेंटेंस। तो लेट्स डू इट। सो इट इज नक्शा देता है, वो EDTA बट हम उसको देता पढ़ रहे, पहले DETA बोल रहे। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, आई एम रीडिंग इट इज देता। नक्शा देता नहीं इंग्लैंड नॉर्थ कनाडा को, ठीक है। नक्शा फॉर NCS, देता EDTA, नहीं NH3, नहीं में N और H आ गया। आप शॉर्ट में नहीं लिखना हो तो NH ही लिखते हो ना। नक्शा देता नहीं इंग्लैंड, दैट इज EN, नॉर्थ फॉर NO2, कनाडा CN, को CO। सो दिस इज अनदर सीक्वेंस। तो ये दो सीक्वेंस याद कर लो तो आपको पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गई। इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब आप MCQs देखो, आपके बोर्ड के क्वेश्चन देखो, अगर आपको सीक्वेंस आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो बुक में दी है तो आप उसको इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट द स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि एक मेटल है जिसके d में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल है जिसके d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक है जिसके इसमें 3 है, एक के इसमें d में 4 है, d में 5 है, d में 6 है, d में 7 है, d में 8 है। सब तो यहाँ नहीं आएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं जितने हम कर पाए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं कि first of all we'll talk about the complexes which have weak field ligand, weak field ligand, वीक फील्ड लिगैंड के कॉम्प्लेक्सेस कंसिडर करें। अब आपको पता है वीक फील्ड लिगैंड क्या होते हैं। तो वीक फील्ड लिगैंड बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन द T2G एंड EG सेट। उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब ये आपके 5 d ऑर्बिटल हैं, इनको जैसे ही स्प्लिट किया, ऊपर EG सेट आ गया, नीचे T2G आ गया, तो ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही कम है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। यू नो इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में फिल करने के बाद, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन फिल किया और आप दूसरा ला रहे हो टू क्रिएट अ पेयर, यू नो ईच ऑर्बिटल कैन हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन यू पेयर अप 2 electrons in an orbital, you require energy for that which is called as pairing energy. Now why electrons need pairing energy? You know, when you are pairing electrons, you are bringing 2 negatively charged particles together, so it requires energy, that is called as pairing energy. Now for electron there is a choice, either to use energy for getting paired up or use energy to go into the higher d orbit. So in case when it is a weak field ligand, then delta O is less than pairing energy. P अगर हमारा pairing energy का सिंबल है तो pairing energy ज्यादा होती है और difference between the two that we called as the octahedral splitting energy वो कम होती है। तो by absorption of energy from the surrounding light, electrons easily can go from lower orbital to higher orbital and they'll not pair up, they'll go to higher orbitals। मतलब अगर जब आप एक weak field ligand को लेके coordination compound बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे d orbitals में तो वो नॉर्मल हुंड्स रूल फॉलो करेंगे। नॉर्मल हुंड्स रूल का मतलब पहले सब ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर पैरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे पैरिंग एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स को लोअर ऑर्बिटल से ऊपर जाने की जो एनर्जी है वो कम है। तो नेचुरली दे विल प्रेफर टू गो इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग पेयर्ड अप। सो जस्ट रिमेंबर, एज लॉन्ग एज द लिगैंड इज वीक फील्ड, normal Hund's rule is followed for filling electrons in T2G and EG set of orbitals। अब इसको कैसे हम यहाँ पे शो करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं T2G, the lower energy orbital, then I write EG, okay। अभी D1 का मतलब है एक मेटल है जिसके D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। अब T2G में तो
3 ऑर्बिटल्स है, थोड़ा सा डिफरेंस डिस्टेंस क्रिएट कर लेते। T2G में 3 ऑर्बिटल्स है, Eg में 2 है। अब एक मेटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरली वो पहले T2G में चला जाएगा, Eg पूरा खाली, क्योंकि लोएस्ट वन इज T2G, वो सबसे पहले फिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल हुंस रूल। ओके, अब हम इसके लिए स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं आपको फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करके याद दिला देती हूँ। ये एवरेज एनर्जी है, इसके ऊपर ये टोटल है डेल्टा O, दिस टोटल इज डेल्टा O एंड बिटवीन दीज आर द 5d ऑर्बिटल्स। ये T2G और Eg सेट में स्प्लिट हो गए। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव 0.6 टाइम्स डेल O और यहाँ की जो वैल्यू है वो है 0.4 टाइम्स डेल O। ओके, बट इट इज नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और हम मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर भी यहाँ पे रिमार्क लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इस D में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया इसका पैरामैग्नेटिक। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। बोर्ड्स में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज पे नहीं आते, बट यू शुड हैव एन आइडिया लो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है या हाई क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है। तो हम अब कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव 0.4 इंटू डेल्टा O। तो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई नेगेटिव 0.4 इंटू डेल्टा O। ओके, ठीक है। देन वी गो टू द D2। D2 मतलब जो हमारा ये वाला था, इसके 1 में 2 में 3 में और इसमें 2 ही सर्कल्स, इसके दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये फिर से पैरामैग्नेटिक है और इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। और आप एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर की जगह मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैलकुलेट भी करके दे सकती हूँ, दैट ऑल्सो कैन बी डन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड म्यू? म्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले केस में जहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? आप n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो, सो इट इज 1 इंटू 1+2 मतलब 3। सो फॉर फर्स्ट वन इट इज √3। जब आप सेकेंड में आते हो, n का वैल्यू 2 है, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 2+2 मतलब 4, मतलब ये हो गया √8। मतलब सेकेंड केस में वैल्यू हो गई √8, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर इज इंक्रीज, इट इज मोर पैरामैग्नेटिक, देयर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे आएगा? नेगेटिव 0.4 डेल्टा O इंटू 2। वाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 2? क्योंकि ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी -0.4 डेल्टा O से कम होने वाली है, सो इट बी 2 टाइम्स दैट वैल्यू, 0.8 इंटू डेल्टा O नेगेटिव। ओके, देन वी गो टू द D3 केस। एज यू अंडरस्टैंड मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, 3 है तो इसमें जाएंगे, ये अभी भी खाली है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3+2 मतलब 5, सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 15। 3 into 5. Okay, then what will happen to the crystal field stabilization energy? It will be negative 0.4 delta O but multiplied by 3. तो आप देखो वैल्यूज कैसे डिक्रीज हो रही है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी T2G में जा रहे हैं। सिस्टम नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है मोर स्टेबलाइज सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज D4। D4 में ये 3 ऐसे। अब चौथा पेयर अप नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम क्या करेंगे? चौथे को हायर Eg सेट में ले जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ Eg सेट में भी आ गया। ठीक है, अब इसमें 4 अनपेड हो गए, तो हमारा जो म्यू का वैल्यू है वो हो गया 4 इंटू 4+2, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 6 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 24। ये वैल्यू और इंक्रीज हो गई। अब इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे आएगा, यहाँ अलग से कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, कैसे आएगी वो वैल्यू इन तीनों के लिए? तो इट विल बी 3 इंटू 0.4 डेल्टा O बट नेगेटिव
प्लस ये अकेले के लिए इट विल बी 0.6 टाइम्स डेल्टा ओ। ठीक है, तो अगर हम इनको सॉल्व करें, सो दिस इज -1.2 डेल्टा ओ प्लस 0.6 डेल्टा ओ, दिस इज कमिंग -0.6 डेल्टा ओ। समझ में आ रहा है? पहले ये वैल्यूज इंक्रीज हुई, -0.4, -0.8, -1.2, अब आ गया है -0.6 डेलो। नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल आल्सो। ओके, नाउ लेट्स सी, इस पे क्वेश्चंस आते तो ध्यान देना है। मैं मोस्टली आपके लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, कुछ आप खुद भी कर पाओगे। व्हेन इट इज D5 तो ये तीनों फिल है और इसके बाद एक यहाँ और एक यहाँ भी आ गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत इजी है, क्या 5 × 5 + 2 √50 आप कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वाला वैल्यू निकालते हैं अपन, ये कैसे आएगा? तो ये तीनों के लिए तो 3 × 0.4 डेल्टा ओ नेगेटिव, प्लस ये दोनों के लिए 2 × 0.6 डेल्टा, मतलब ये हो गया -1.2 डेल्टा ओ प्लस 2 × 0.6 इज 1.2 डेल्टा। समझ में आ रहा है? 2 टाइम्स 0.6 इज +1.2 एंड दिस इज -1.2। ये 0 आ रही है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो हियर द वैल्यू ऑफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज कमिंग 0। ओके, ये क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव 0 CSFE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0, किस केस में है? तो आपको ये मालूम करना है कि किसके अंदर इस तरह के 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होगी। क्वेश्चंस करेंगे बाद में प्रैक्टिस, बट ये बेसिक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आप एक वीक फील्ड लिगैंड के लिए ये कैलकुलेशंस ऐसे करते जाओगे। जैसे ही आप D6 पे आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब 6 हो गए तो नेचुरली यहाँ पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए सिर्फ, तो अब जो वैल्यू आएगी 4 × 4 + 2 स्क्वायर रूट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू। लेकिन जब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन पूरे काउंट करोगे और यहाँ पे 2 ही, मतलब -4 × 0.4 डेल्टा ओ प्लस 2 × 0.6 डेल्टा ओ, ये इसका कैलकुलेशन। ऐसे ही आप D7, D8, D9, D10 तक पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये सब हमने किया अभी। जब लिगैंड वीक फील्ड होता है तब कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस अलग कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। ये रब ऑफ कर रही हो, आई होप आपको समझ में आ गया। D1, D2 हमें फिर से चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमने कैसे डिफाइन किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? हम ये कह रहे थे कि जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो जो T2G और EG का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा बड़ा होता है, such that delta O becomes greater than pairing energy. Now if delta O is more but pairing is easy, then electron will prefer to go for pairing instead of going to the higher orbital. मतलब पहले नीचे के सारे ऑर्बिटल पेयर से भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, तब ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करेंगे। तो अब इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग आएगी। अब आपको इससे ये भी समझ में आएगा कि जब हम PBT पढ़ रहे थे तो क्यों साइनाइड लिगैंड पेयरिंग करवा रहा था इलेक्ट्रॉन्स की और अपने लिए जगह क्रिएट कर रहा था d ऑर्बिटल में, वेयर एज वाटर वन व्हेन वाज लिगैंड वाज नॉट एबल टू डू सो। तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिटिंग एनर्जी एंड द पेयरिंग एनर्जी, विच एवर इज लेस इज प्रिफर्ड। सो हियर द लेस इज पेयरिंग, so pairing will be done, electrons will get paired up instead of jumping to the higher orbital। ठीक है, तो इस केस में कैसा होगा? अब हम फिर से यहाँ पे T2G और EG बनाएंगे, मतलब T2G में 3, EG में 2। फिर से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर से म्यू वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ हियर व्हेन वी गो फॉर दिस D1 में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो
तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे प्रीवियस केस कंसिडर करो या ये वाला करो, द D1 वैल्यू फॉर म्यू एज वेल एज फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी द सेम. D2 के लिए भी इट विल बी द सेम, D3 के लिए भी सेम, जो पहले था वही. अब जैसे हम 4 इलेक्ट्रॉन पे आते हैं तो आपका जो ये T2G है ये पूरा फिल हो चुका है और Eg पूरा खाली है. अब चॉइस है कि जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पेयर करे या आगे चला जाए हायर, और अब वो आगे नहीं जाएगा बिकॉज द लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग, द एनर्जी गैप इज मोर, पेयरिंग इज प्रिफर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हायर ऑर्बिटल, तो पेयर हो जाएगा. अब जैसे ही पेयर हुआ अब यहाँ सब कुछ चेंज हो गया, या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 हो गया, जबकि प्रीवियस केस में वो 4 था, तो म्यू का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया, √8 हो जाएगा. ठीक है, आप प्रीवियस से कंपेयर कर लो, यहाँ √8 हो गया. अब यहाँ पे ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बदल गई, ये 4 इलेक्ट्रॉन लोअर में है, ऊपर अभी भी एक भी नहीं है, तो ये नेगेटिव रहेगी. कितनी? -4 टाइम्स 0.4 डेलो विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. पिछले केस में ऐसा नहीं था, 3 यहाँ पे 1 ऊपर था. अब जब आप 5 इलेक्ट्रॉन के केस में जाओगे तो इसमें भी पेयर, इसमें भी पेयर, ये सिंगल और ये अभी भी खाली. तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सिर्फ 1 ही रह गया, तो ये स्क्वायर जो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी √3 हो गया, 1 × 1 + 2, और उसका जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो -5 × 0.4 डेल्टा ओ इतना रह गया. यहाँ अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ऐसे आप सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हो. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. I'll be solve क्वेश्चंस, देन I'll do it again. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि वीक फील्ड लिगैंड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है d ऑर्बिटल में मेटल के, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में कैसा होता है, और कैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के वैल्यूज चेंज होते हैं, कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज भी चेंज होती है. दिस ऑल वी डिड इन ग्रेट डिटेल्स फॉर डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर octahedral complexes. We have still not touched square, planar and tetrahedral. Okay, we'll do after this.